आप ऊपर एडिंग डालो, कृषि विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा, एडिंग डालो, कृषि विभाग द्वारा संचालित, कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं, कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। मतलब कृषि के संबंध में गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाएं चला रही है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि कई बार योजनाओं पे प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले लिखो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन, स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। और इसमें ये योजना कब शुरू हुई, इसमें लिख दो आप 1917-18, सॉरी 2017-18, 2017-18, सॉरी 2017-18, लिख लिया भाई 2017-18। इसमें एक लाइन लिखो, मैंने आपको लिखा है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017-18, लिखो इसमें प्रारंभ में यह योजना, प्रारंभ में यह है योजना 3 कृषि जलवायु खंडों, 3 कृषि जलवायु खंडों, कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में शुरू की गई थी। कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में शुरू की गई थी। कहने मतलब 2017-18 में इसको 3 कृषि खंडों में शुरू किया गया था, 3 कृषि जलवायु खंडों में। फिर लिखो 2018-19 से यह है योजना राज्य के समस्त 10 जलवायु खंडों में, राज्य के समस्त 10 जलवायु खंडों में शुरू कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। एक लाइन और लिख लो, इस योजना का उद्देश्य किसानों को, इस योजना का उद्देश्य किसानों को स्वयं के खेतों में, किसानों को स्वयं के खेतों में अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के बीज उत्पादित करने के लिए, अच्छी किस्म के बीज उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, समझ गए? इसका मतलब किसानों को मोटिवेट करना है कि आप खुद के खेत के अंदर आप अच्छी क्वालिटी के बीज पैदा करो, समझ गए? और ये योजना 2017-18 में शुरू की गई थी, 3 जलवायु खंडों में थी, और 2018-19 में राज्य के समस्त जलवायु खंडों में इसको लागू कर दिया गया। अब लिखो आगे, अगली योजना लिखो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग।
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसमें लिखो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, लिखो भाई इसमें लिखो वर्ष 2019-20, वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा में, वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा में इन्वर्टेड कोमाज में लिखना आप खेती में जान, खेती में जान तो सशक्त किसान, खेती में जान तो सशक्त किसान, खेती में जान तो सशक्त किसान, लिख लिया आपने। अरे खेती में जान होगी, जान होगी तो किसान क्या होंगे, मजबूत होंगे। इन्वर्टेड कोमास में लिखना इस वक्त, खेती में जान तो सशक्त किसान। आगे लिखो कि सोच रखते हुए, की सोच रखते हुए ये योजना, ये योजना 3 जिलों में, 3 जिलों में, ब्रैकेट में जिलों के नाम लिख लो, टोंक, सिरोही, टोंक, सिरोही एवं बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही एवं बांसवाड़ा। और ब्रैकेट के आगे लिखो, मैंने शुरू में लिखा 3 जिलों में, फिर ब्रैकेट में नाम लिख दे पायलट प्रोजेक्ट, ब्रैकेट के आगे लिखो पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट लिख लो, तुम एक बार लिखो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। मतलब शुरू में इसकी जांच करने के लिए कि भाई कितनी सफल होती है कि नहीं होती, तो ये 3 जिलों में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 2019-20 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया गया था। फिर लिखो वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष 2020-21 में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसे राज्य के, इसे राज्य के 15 जिलों में लागू कर दिया गया है। राज्य के 15 जिलों में लागू कर दिया गया है। अगली योजना लिखो, 2 गई ना आपके, तीसरी लिखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लिखो वर्ष 2007-8 में, वर्ष 2007-8 में यह मिशन, यह मिशन राज्य में गेहूं, राज्य में गेहूं एवं दलहन, राज्य में गेहूं एवं दलहन में प्रारंभ किया गया था। गेहूं एवं दलहन में प्रारंभ किया गया था। देखो ये प्रश्न भी आता है भाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कौन सी फसलों पर लागू किया गया था, गेहूं और दलहन में। कब शुरू किया गया था, 2007-8 में। फिर लिखो इसमें केंद्र व राज्य का अंश, इसमें केंद्र व राज्य का अंश 60:40 है। 60:40 है। फिर लिखो वर्तमान में, वर्तमान में इस मिशन को,
5 जिलों में, इस मिशन को 5 जिलों में मोटा अनाज, एक मिनट सॉरी, इसको आप सुने, वर्तमान में इसे मोटा अनाज में भी शुरू कर दिया गया। 5 जिले छोड़ो, आप मोटा अनाज में भी शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में इस मिशन को किस में शुरू कर दिया गया है? मोटा अनाज में भी शुरू कर दिया गया है। पहले गेहूं और दलहन में था और अब इसको मोटा अनाज में भी शुरू कर दिया गया है। लिख लिया आपने? अब मोटा अनाज में अलग अलग, मोटा अनाज में देखो ज्वार बाजरा आते हैं ना, तो इसके अंदर आप लिखो मक्का। मक्का, मक्का में तो लिखना आप 5 जिले, मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है मोटा अनाज में मक्का में कितने जिलों में शुरू किया गया है? 5 जिले। और जौ लिखो, जौ में लिखो 7 जिले। जवार में लिखो 10 जिले। जवार में कितने हैं? 10 जिले। टोटल कितने हो गए भाई? है टोटल कितने हो गए? 22। तो इसका मतलब मोटा अनाज में कुल 22 जिलों में इसको शुरू किया गया है। 12 से 22 हो गया यहां तक? अगली योजना लिखो, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। और आगे लिख लो 2014-15। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है, आगे लिख लो 2014-15। लिखाऊं भाई इसमें? लिखो, ये योजना, यह है योजना पूर्व में संचालित, यह है योजना पूर्व में संचालित है, पूर्व में संचालित योजनाओं, पूर्व में संचालित योजनाओं। अब मैं उन योजनाओं के नाम लिखाऊंगा जो पहले से चल रही थी और उनको इसमें मिला दिया गया है। तो पूर्व में संचालित योजनाओं लिखो, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, कोमा लगाओ। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, कोमा लगाओ। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना। उर्वरता परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना लिख लिया आपने। तथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। को सम्मिलित करके शुरू की गई। सम्मिलित करके शुरू की गई। अगर आपके प्रश्न आ जाए राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में पहले से चल रही कितनी योजनाओं का समावेश किया गया था? 4 योजनाएं। 4 कौन कौन सी है, नाम बता सकते हो क्या? पढ़ लो आप आराम से। हाँ पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो एक बार।
लिख लिया? चलो आगे लिखो। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में, लिखो आगे लिखो। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में केंद्र व राज्य का अंश, केंद्र व राज्य का अंश 60:40 है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में केंद्र और राज्य का अंश कितना है? 60:40 है। फिर लिखो, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में निम्न 4 सब मिशन, निम्न 4 सब मिशन सम्मिलित किए गए। सब मिशन बोल रहा हूं मैं, 4 सब मिशन सम्मिलित किए गए। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के अंदर। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में ये प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में निम्न में से कौन सा सब मिशन शामिल है? नहीं है, समझ नहीं? तो ये 4 सब मिशन है इसके अंतर्गत। 4 सब मिशन में पहला लिखो, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास। इसके सबमिशन याद रखने आपको, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पहला कौन सा लिखा है मैंने? वर्षा आधारित क्षेत्र विकास। दूसरा लिखो, मृदा स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। 2 हो गए भाई। एक तो वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, दूसरा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तीसरा लिखो, परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। और 4 नंबर लिखो, कृषि वानिकी पर उपमिशन, कृषि वानिकी पर उपमिशन, कृषि वानिकी पर उपमिशन। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में, एक बार इसमें और भी एग्जाम में पूछा था इसको कि राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में सबमिशन कौन कौन से हैं। तो 4 सबमिशन है ना भाई, बता सकते हो आप इनको? चलो, तो अब आपको एक ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है इसके ऊपर भी प्रश्न आ जाता है। लिखो आप इसको, परंपरागत कृषि विकास योजना। अरे 5 नंबर नहीं है, इसी का सबमिशन है ना ये, इस सबमिशन को ही लिखा रहा हूं मैं। अरे ऊपर जो सबमिशन लिखा है ना मैंने, एक परंपरागत कृषि विकास योजना, अरे ये राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन का सबमिशन है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। लिखा इसके अंदर, लिखो, इस मिशन का उद्देश्य, इस मिशन का उद्देश्य रसायनों एवं कीटनाशकों का, रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए जैविक खेती को, जैविक खेती को बढ़ावा देना है, बढ़ावा देना है। 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को कि परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है। क्या है भाई? केमिकल्स कम से कम करें, कीटनाशकों का यूज कम से कम करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें। जैविक खेती को बढ़ावा मतलब आप एक गोबर की खाद का ज्यादा से ज्यादा यूज करें।
अब आप अगली योजना लिखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगली योजना लिखो भाई, हाँ 5 नंबर है 6 नंबर है, जो भी अगली योजना लिखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लिखाओ, इसमें लिखो वर्ष 2007-8 में वर्ष 2007-8 में शुरू की गई, वर्ष 2007-8 में शुरू की गई इस योजना में केंद्र व राज्य कान से केंद्र व राज्य कान से 60:40 है। लिख लिया? फिर लिखो इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य कृषि व संबंधित क्षेत्र में, कृषि व संबंधित क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। कृषि व संबंधित क्षेत्र में निवेश, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। अब लिखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखो खरीफ 2016, खरीफ, खरीफ फसल से शुरू की गई थी भाई, खरीफ 2016, ये याद रखना भाई, खरीफ फसल से, ये खरीफ 2016 से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत कृषि फसलों का बीमा, कृषि फसलों का बीमा शुरू किया गया। कृषि फसलों का बीमा शुरू किया गया। अब देखो जब बीमा हो जाता है तो उसका प्रीमियम देना पड़ता है, चाहे आप LIC करवा तो भी प्रीमियम देना पड़ेगा ना। बीमा शुरू किया गया। फिर लिखो बीमा की प्रीमियम राशि, बीमा की प्रीमियम राशि जो किसान द्वारा दी जाएगी, बीमा की प्रीमियम राशि जो किसान द्वारा दी जाएगी वह खरीफ फसलों के लिए, वह खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी के लिए कितनी भाई 1.5% एवं वाणिज्य के और बागवानी, वाणिज्य के और ऑब्लिक लगा के लिख लेना बागवानी के लिए 5% है, 5% है। इसमें देखो बीमा की राशि, बीमा का जो प्रीमियम राशि है ये पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, क्लियर आता है। तो खरीफ की कितनी है भाई 2% है, रबी की 1.5% और वाणिज्यिक फसल या बागवानी के लिए कितनी है 5%। भाई जितने का बीमा करवाता उसका परसेंट निकल जाएगा ये। फिर लिखो आगे, भारत सरकार द्वारा खरीफ 2020 में खरीफ 2020 में
असिंचित क्षेत्रों के लिए, असिंचित असिंचित क्षेत्रों के लिए 30%, 30 असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% तथा सिंचित क्षेत्रों के लिए, तथा सिंचित क्षेत्रों के लिए 25%, 25% अधिकतम प्रीमियम का अनुदान है, अधिकतम प्रीमियम का अनुदान है केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दोबारा सुन लो, मैंने आपको ये बताया है कि भाई एक तो प्रीमियम की राशि आपको याद रखनी है भाई। एक तो खरीफ फसल के लिए कितना % प्रीमियम देना पड़ेगा, 2%, और रबी के लिए 1.5% है, और वाणिज्यिक और बागवानी जो फसल है उनके लिए कितना भाई, 5%। अब इसके हिसाब से, इस % के हिसाब से जो प्रीमियम बनता है, मेरी से बात समझ आ गई। जैसे मान लो कि यहां पर किसान ने 2 लाख का बीमा करवाया, कितना भाई, 2 लाख का बीमा करवाया, तो 2 लाख का बीमा के 2% कितना होता है 4,000 रुपये होते हैं क्या। तो इसका मतलब किसान को कितना बीमा देना पड़ेगा, 4,000 रुपये। समझ गए। अब ये जो बीमा राशि है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अंशदान होगा, समझ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंशदान होगा। अगर ये सिंचित क्षेत्र है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, 25% है, और असिंचित क्षेत्र है तो इसमें गवर्नमेंट प्रीमियम पे कितना अनुदान दे देगी, 30% दे देगी। समझ आ गई ना। तक जितनी प्रीमियम की राशि बनती है उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट अनुदान देगी, लेकिन वो अनुदान सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र के लिए क्या है, अलग अलग। सिंचित क्षेत्र के लिए 25% है और असिंचित के लिए कितना है, 30%। अगली लिखो राष्ट्रीय बागवानी मिशन। अगली योजना लिखो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसमें लिखो ये मिशन है, ये है मिशन है वर्ष 2005-6 में, ये है मिशन है वर्ष 2005-6 में राज्य के चयनित 24 जिलों में, राज्य के चयनित 24 जिलों में शुरू किया गया था। चौबीस जिलों में शुरू किया गया था। अब आप लिखो, हेडिंग डालो ये योजना है, तो आप इतनी कर लेना, बाकी आपको कोई दे देंगे, क्वेश्चन वगैरह हम दे देंगे, कोई बच गई तो आपको मुख्य मुख्य आपको लिखा दी मैंने। अब आप लिखो कृषि विपणन, हेडिंग डालो कृषि विपणन, कृषि विपणन। कृषि विपणन लिखो कृषि विपणन के अंतर्गत, कृषि विपणन के अंतर्गत, हेडिंग डालिए ना आपने कृषि विपणन, फिर लिखो कृषि विपणन के अंतर्गत फसल उत्पादन से लेकर, फसल उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक,
अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के दौरान जितनी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे उत्पादन, श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण, परिवहन, भंडारण। देखो उत्पादन, श्रेणीकरण, कोमा लगा दीजिए ना, उत्पादन, श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण, परिवहन, भंडारण, ठीक है ना। थोक व्यापार, प्रमाणीकरण के आगे परिवहन, ठीक है ना, परिवहन के आगे भंडारण, ठीक है आपने। फिर थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, अरे रिटेल मार्केट होता ना, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार आदि को विपणन कहा जाता है। आदि को विपणन कहा जाता है। क्लियर यहां तक है? तो विपणन एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में मतलब विपणन क्या है? विपणन एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें किसी कृषि फसल के उत्पादन से लेकर के वो जो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती है, उसके दौरान जो जो क्रियाएं की जाती हैं, उन सारी क्रियाओं को क्या कहेंगे? अपन कृषि विपणन कहेंगे। अब इसमें क्या क्या क्रियाएं की जाती है? उत्पादन संबंधी, श्रेणीकरण संबंधी, प्रमाणीकरण संबंधी, परिवहन और भंडारण। अब आप देखो, श्रेणीकरण का मतलब आपके समझ नहीं आया होगा। एक तो श्रेणीकरण का मतलब होता है कि जैसे किसान अपनी फसल की, जैसे अपने किसान तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि उसकी ढेरी बना करके, समझ गए, और उसको कहाँ दे देते हैं? मंडी के अंदर देते हैं। कहने मतलब अपने प्रोडक्ट की पूरी मंडी के अंदर क्या लगा देते हैं? ढेरी लगा देते हैं, और पूरे सामान को एक ढेरी की भाव में बेचते हैं, सबको एक साथ बेच देते हैं। अब व्यापारी उसको क्या कहते हैं? उसकी अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे मान लो सेब आया, तो जम्मू कश्मीर के जो सेब किसान है वो पूरे सेब को गाड़ी में भर करके मंडी में ले आते हैं, ऐसा ऐसा, वो श्रेणीकरण नहीं करते। फिर व्यापारी उसको एक ही भाव खरीद लेते हैं, सारे के सारे को, पूरी डेयरी को एक भाव खरीद लिया। फिर वो उसकी कैटेगरी बना लेते हैं, जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। आप दुकानों में देखे हुए सेब लगे हुए होते हैं कि साहब ओ ये भाव है, इसका ये भाव है, इसका ये भाव, वो उसी डेयरी में से क्या कर लेते हैं? छांट लेते हैं। उसको क्या कहा जाता है? श्रेणीकरण कहते हैं। तो श्रेणीकरण भी कृषि विपणन का ही क्या है कि पार्ट है। अब आता है गया भाई प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण का मतलब होता है कि प्रूफ कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट क्वालिटी का है। उसके अंदर कई मार्क लगते हैं, जैसे एग मार्क आपने देखा होगा भाई, एग मार्क लगता है, FPO लगता है, अलग 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 लगते हैं कि भाई ये मांसाहारी है, शाकाहारी है, उसका अलग लगता है। आपने देखो बिस्कुट के पैकेट पर देखा होगा आपने, इस तरीके से हरा कलर लिखा हुआ ना, वो एक प्रमाणीकरण किया गया है। हरा कलर किया हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? वेजिटेबल है, शाकाहारी प्रोडक्ट है। और मांसाहारी प्रोडक्ट पर इस तरह का होगा, उसका कलर कैसा होगा? मैरून कलर होगा, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट क्या है? मांसाहारी। तो इस तरह से एग मार्क लगाना है, FPO लगाना है, समझ क्या आता है? उसके ऊपर शाकाहारी और मांसाहारी है उसका दिखाना है। तो ये क्या कहलाता है? प्रमाणिक। प्रमाणित कर दिया कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल शाकाहारी है, और अगर नहीं मिले शाकाहारी तो मांसाहारी तो होगा, लेकिन उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। समझ क्या आते कि आपने जैसा प्रमाणित किया था वैसा ये चीजें नहीं, ये प्रमाणीकरण कहलाता है। आगे होगी समझे। परिवहन का मतलब उसको मंडी तक लाना, मंडी से थोक व्यापारी तक या उसके फुटकर व्यापारी तक या उपभोक्ता तक पहुंचाना, परिवहन भी तो है। भंडारण का मतलब स्टोरेज आ गया आपका, ठीक है नहीं? चलो तो अब लिखो आगे आप।
अब इसमें देखो, पहले तो मैं आपको जो आर्थिक समीक्षा में जो मैटर है जो आपके पूछा वो लिखा देता हूं, फिर उसके बाद में आपको कुछ और डिटेल लिखा दूंगा मैं। लिखो इसके अंदर है, लिखो कृषि कार्यों के दौरान, कृषि कार्यों के दौरान, कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना से, दुर्घटना से किसानों, किसानों, खेतीहर मजदूरों व हमालों, हमालों को सहायता देने, हमालों को सहायता देने के लिए राजीव गांधी, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना शुरू की गई है, शुरू की गई है। कौन सी योजना बताई मैंने? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसका प्रश्न ये आता है कि दुर्घटना के दौरान किसान है या खेतीहर मजदूर है या जो मंडियों में काम करने वाले हमाल हैं, जो बोरियों को ढोते हैं, इधर से उधर पटकते हैं ना भाई, वो हमाल होते हैं, उनको दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना से कोई चोट लग जाती है, तो उनकी सहायता देने के लिए कौन सी योजना है? राजीव गांधी कृषक सहायता योजना। फिर लिखो, राजीव गांधी राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के अलावा, राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के अलावा किसानों को, किसानों को मंडियों में, किसानों को मंडियों में गुणवत्तापूर्ण भोजन, गुणवत्तापूर्ण भोजन, मंडियों में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2014 में, वर्ष 2014 में किसान कलेवा योजना, इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेना, किसान कलेवा योजना, किसान कलेवा, किसान कलेवा योजना शुरू की गई। अब प्रश्न इसमें आता है कि किसान कलेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना। अगला लिखो, अगली योजना, एक योजना नाम लिखो, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ज्योतिबा फुल्ले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, महात्मा ज्योतिबा मंडी श्रमिक कल्याण योजना, और आगे लिख लो 2015। हाँ,
महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। इसमें आप 2-3 लाइन लिखो। इस योजना के अंतर्गत प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, कोमा लगा के लिखो। विवाह के लिए सहायता, विवाह के लिए सहायता, मेधावी छात्र पुरस्कार, मेधावी छात्र पुरस्कार, ठीक है। चिकित्सा सहायता, चिकित्सा सहायता, चिकित्सा सहायता, पितृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा सहायता, पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है, का प्रावधान किया गया है। देखो, इसमें मंडियों में काम करने वाली जो अनुज्ञप्तिधारी जो महिलाएं हैं उनको प्रसूति सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। वो मैं लिखवा दूंगा कितनी कितनी दी जाएगी। प्रसूति सहायता दी जाएगी, उनकी बच्चों के विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, और उनके मेधावी छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा सहायता दी जाएगी, और महिला श्रमिक का जो पुरुष पति है उसको 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी उसको दिया जाएगा। एक एक लाइन और लिख लो इसके अंदर आप। लिखो प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता महिला अनुज्ञप्तिधारी, महिला अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को, महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को 45 दिवस, 45 दिवस की मजदूरी, 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य दी जाएगी। 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य दी जाएगी। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। 45 दिन की मजदूरी के रूप में उसको सहायता दी जाएगी। वह 45 दिन में उसकी कितनी मजदूरी बनती है वो उसको प्रसूति सहायता के रूप में उसको दी जाएगी। फिर लिखो इसी के अंदर अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति मतलब कार्ड मिल रही है ना बिको, लाइसेंस मिल रही है काम करने को मंडी के अंदर। अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिक, अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह पर, स्वयं के विवाह पर 50,000 रुपए की सहायता, लिख लिया आपने, 50,000 रुपए की सहायता। फिर लिखो पुत्रियों के विवाह के लिए, पुत्रियों के विवाह के लिए 50,000 रुपए की, पुत्रियों के विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि महिला को खुद के विवाह के लिए 50,000 दे दिया, ऐ तेरे बेटी उसी बिका ले एक साथ कौन दे देंगे अभी ने कई बार दिमाग में आ जाए। अगर वो खुद कुंवारी है, खुद की शादी कर रही है तो 50,000 रुपए की सहायता मिल जाएगी। अगर वो खुद तो शादीशुदा है, उसकी बेटी की शादी है
तो बेटी की शादी के लिए क्या मिलेंगे? 50,000 रुपये मिलेंगे। ये नहीं है कि एक ही महिला को 1 लाख दे दिया, या तो तेरा ले तेरे बेटी और भी को ब्याह करना है 50,000 भी का ले, ऐसा नहीं है इसके अंदर। हाँ। है दोनों एक ही। आज 2 पुत्रियों के लिए होगा। एक लाइन और लिख लो आपने, ये सहायता अधिकतम, ये है सहायता अधिकतम है 2 पुत्रियों के लिए। यह है सहायता अधिकतम है 2 पुत्रियों के लिए। इसमें तो इतना बहुत आपके लिए। एक पितृत्व अवकाश वाली बात और लिख लो आप। हाँ लिखो, पुरुष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को, पुरुष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को 15 दिवस की मजदूरी, 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य, 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य पितृत्व सहायता, पितृत्व सहायता दी जाएगी। भाई 15 दिन तू सेवा करे, तेरी मजदूरी घर पर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। ये अब आप लिखो कृषि विपणन बोर्ड, एडिंग डालो कृषि विपणन बोर्ड। कृषि विपणन बोर्ड लिखाऊं भाई, इसमें लिखो देश में कृषि उपज मंडियों की स्थापना, देश में कृषि उपज मंडियों की स्थापना, विस्तार तथा कार्य पर नियंत्रण हेतु, कार्य पर नियंत्रण हेतु कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड स्थापित किए गए, कृषि विपणन बोर्ड स्थापित किए गए। अब अगर प्रश्न आ जाता है कि भाई कृषि विपणन बोर्ड क्यों स्थापित किए गए, क्या काम है उनका, तो कृषि मंडियों, कृषि मंडी समितियों का स्थापना करना, जैसे सीकर कृषि मंडी है, जूनों में है, कृषि मंडियों की स्थापना करना, उन मंडियों का क्या करना, विस्तार करना, कृषि मंडियों के कार्यों का नियमन करना, नियंत्रण करना। तो इनके लिए क्या है, कृषि विपणन बोर्ड स्थापित किए गए। फिर लिखो राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 17 जून 1974, 17 जून 1974 को जयपुर में की गई। 17 जून 1974 को जयपुर में की गई। लिख लिया आपने। तो राजस्थान में राज्य कृषि विपणन बोर्ड कहां पर है भाई, जयपुर में, और स्थापना इसकी याद रख लेना आप। फिर लिखो राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य, इसी में नीचे लिखना है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 25 सदस्य होते हैं, 25 सदस्य होते हैं। उनमें से
10 सदस्य मंडी समितियों के 10 सदस्य मंडी समितियों के अध्यक्षों में से होते हैं। दस सदस्य कौन होते हैं भाई? मंडी समितियों के अध्यक्षों में से होते हैं। बाकी का आप लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो मैं लिखा दूं, लेकिन वो एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए, कोई मतलब नहीं। तो कृषि विपणन बोर्ड में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 25 होते हैं। उसमें से 10 सदस्य कौन होते हैं भाई? जो मंडी समितियों के जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, 10 वो सदस्य होते हैं 25 में से। बच गए कितने बिरे? 15 सदस्य क्या होते हैं? और होते हैं, मैं आपको नहीं लिखा रहा वो कौन कौन होते हैं। फिर लिखो, कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड अपने वित्तीय साधनों की पूर्ति, कृषि विपणन बोर्ड अपने वित्तीय साधनों की पूर्ति। भाई इसका मतलब है कृषि विपणन बोर्ड को काम करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो उनका पैसा कहां से आता है कृषि विपणन बोर्ड के पास? तो मैंने आपको लिखा है कि कृषि विपणन बोर्ड अपने वित्तीय साधनों की पूर्ति मंडी समितियों से, मंडी समितियों से उनकी आय का, उनकी आय का एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत लेकर कर लेता है। उनकी आय का एक निश्चित प्रतिशत लेकर कर लेता है। दोबारा सुन लो, मैंने आपको यह बताया है कि कृषि विपणन बोर्ड के वित्तीय स्रोत क्या है, या उसके वित्तीय साधनों की पूर्ति कहां से होती है, वो कहां से करता है, पैसा कहां से लेता है। तो कृषि मंडी जो समितियां हैं, कृषि मंडी समितियों की जो इनकम होती है, उस इनकम का एक निश्चित परसेंट वो ले लेता है। और निश्चित परसेंट कृषि समितियों से जो इनको इनकम आएगी, वो एक कृषि विपणन बोर्ड का वित्तीय क्या होता है? साधन होता है। आगे लिखो, अब वो कितना कितना लेता है, लिखो। सुपर ए श्रेणी, सुपर ए श्रेणी, सुपर ए श्रेणी, सुपर ए श्रेणी की मंडी, सुपर ए श्रेणी की मंडी से 30%, 30%, 30%, कॉमा लगाओ। ए श्रेणी की मंडी से, ए श्रेणी की मंडी से 20%। देखो, एक तो सुपर ए श्रेणी है, यानी भाई ए कौन सी है? ए श्रेणी। सुपर ए श्रेणी की मंडी से तो कितना परसेंट लेता है? 30%। मतलब इस मंडी की जो इनकम है उसका 30% कौन ले लेता है? कृषि विपणन बोर्ड ले लेता है। और जो ए श्रेणी की मंडी है उसकी इनकम का कितना परसेंट है? 20%। क्लियर है यहाँ तक? एवं बी श्रेणी, एवं बी श्रेणी की मंडी से 10%, 10% लेता है। मतलब उनकी आय का एक निश्चित परसेंट लेता है। तो ये आपको याद रखना है, सुपर ए श्रेणी से कितना परसेंट लेता है? 30% है। और ए श्रेणी की मंडी से 20% है, और बी श्रेणी की मंडी से 10% लेता है। फिर लिखो एक नीचे लाइनें, सी व डी श्रेणी, सी व, हाँ इसी में लिखना है, सी व डी श्रेणी की मंडियों से, सी व डी श्रेणी की मंडियों से कृषि विपणन बोर्ड उनकी आय का, कृषि विपणन बोर्ड उनकी आय का कोई हिस्सा नहीं लेता, कोई हिस्सा नहीं लेता, कोई हिस्सा नहीं लेता। लिख लिया सबने? मैंने आपको लिखा है कि 3
कैटेगरी की जो मंडियां हैं उनसे उनकी आय का एक निश्चित परसेंट कौन लेता है? कृषि विपणन बोर्ड लेता है। और सी और डी ग्रेड की जो मंडियां हैं उनसे उनकी इनकम का कोई हिस्सा नहीं लेता। अब आप लिखो कृषि विपणन बोर्ड का कार्य। कृषि विपणन बोर्ड का कार्य। कृषि विपणन बोर्ड का कार्य। पहला कार्य लिखो, कृषि मंडी कर्मचारियों का प्रशिक्षण कृषि मंडी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कोमा लगाओ, श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण की सुविधाओं का विकास, श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण की सुविधाओं का विकास। ध्यान है भाई, श्रेणीकरण आप जानते हो क्या होता है? थोड़ी देर पहले बताया था ना। प्रमाणीकरण क्या होता है ये भी आप जानते हो। तो कृषि विपणन बोर्ड है वो कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण की सुविधा देता है, उनके प्रमाणीकरण की सुविधाओं का विकास करता है। फिर कोमा लगाए लिखो, मंडी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, मंडी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, मंडी यार्ड, सब यार्ड, मंडी यार्ड एवं सब यार्ड का विकास, मंडी यार्ड एवं सब यार्ड का विकास। अब आपके दिमाग में आ रही होगी ये मंडी यार्ड क्या होते हैं? मंडी में आप कभी जाओ तो कुछ चबूतरे बने हुए हैं जिनके ऊपर अनाज को रख करके बोली लगती है, उनको क्या बोलते हैं? मंडी यार्ड बोलते हैं। तो मंडी के अंदर सड़कों का निर्माण करना, मंडी यार्ड और सब यार्डों का निर्माण करना, ये काम किसका है? कृषि विपणन बोर्ड का है। लिखो, एवं बोर्ड कार्यालय का रख रखाव करना, बोर्ड कार्यालय का रख रखाव करना। लिख लिया? मैंने आपको लिखा है कि जो अपना राज्य कृषि विपणन बोर्ड है जयपुर में, क्या काम है भाई उसका? मंडी के जो भी कर्मचारी, कार्यरत कर्मचारी है, उनको प्रशिक्षण देने का काम उसका है। और मंडियों के अंदर प्रमाणीकरण और श्रेणीकरण की सुविधा प्रदान करना उसका काम है। मंडियों में सड़कों का निर्माण करना उसका काम है। मंडी यार्ड और सब यार्डों का निर्माण करना उसका काम है। और कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय का रख रखाव करना भी उसी का काम है। दूसरा लिखो, लिखो भाई, लिखो, आवश्यकता होने पर मंडी समितियों को कार्य संपादन करने, मंडी समितियों को कार्य संपादन करने एवं कृषि विपणन में सुधार हेतु, कृषि विपणन में सुधार हेतु राज्य सरकार को सलाह देना, देखो, मंडी समितियों के कार्य संचालन में या कार्य संपादन में सलाह देना कि आप इस तरीके से काम करो। और कृषि विपणन में
कृषि विपणन के संबंध में भी क्या है, सुधार हेतु सरकार को क्या है, सलाह देने का काम भी करता है। तीसरा लिखो, मंडी समितियों के कार्य संचालन हेतु, मंडी समितियों के कार्य संचालन हेतु उपनियम बनाना, मंडी समितियों के कार्य संचालन हेतु उपनियम बनाना तथा मंडियों के कार्य की देखभाल करना, मंडियों के कार्य की देखभाल करना। लिख लिया आपने? अब आप एक लिखो कोसांब, एडिंग डालो आप, कोसांब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कार्यम नहीं है, कार्य कंप्लीट हो गया, कार्य कंप्लीट हो गया। आगे हेडिंग डालो आप, कोसांब। कोसांब को इंग्लिश में पूरा नाम लिख देता हूं, वैसे इंग्लिश में इसका शॉर्ट नाम है COSAMB, कोसांब। पूरा नाम लिख लो इंग्लिश के अंदर इसका, काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, ये इसका क्या है, नाम है। एक ही लाइन लिखनी है इसके अंतर्गत आपको। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, कोसाम, काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। लिखो इसके अंदर आप, इसकी स्थापना राज्य कृषि विपणन बोर्डों, इसकी स्थापना राज्य कृषि विपणन बोर्डों, इसकी स्थापना राज्य कृषि विपणन बोर्डों की शीर्ष संस्था के रूप में, फरवरी 1988 में की गई, फरवरी 1988 में की गई। इसका मुख्य कार्य कृषि विपणन बोर्डों में समन्वय स्थापित करना है, कृषि विपणन बोर्डों में समन्वय स्थापित करना है। लिख लिया आपने? देखो, विभिन्न राज्यों में कृषि विपणन बोर्ड हैं, जैसे राजस्थान में है तो वैसे पंजाब हरियाणा में भी तो हैं। तो अब सारे राज्यों के कृषि विपणन बोर्डों की शीर्ष संस्था का नाम क्या है, कोसाम। सभी राज्यों की कृषि विपणन बोर्ड हैं, उनकी शीर्ष संस्था का नाम है कोसाम। एक शीर्ष संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई है। कब की गई भाई? फरवरी 1988 के अंदर। और इसका काम क्या है कि जो राज्य के कृषि विपणन बोर्ड हैं उनमें समन्वय स्थापित करना इसका काम है। नहीं, आज टॉपिक पूरा कराएंगे भाई, थोड़ा ही हो रहा है, ज्यादा नहीं है, 15 मिनट का काम हो रहा है इसमें।
अब आप लिखो सहकारी कृषि विपणन, सहकारी कृषि विपणन, सहकारी कृषि विपणन, सहकारी कृषि विपणन। एक 10 हो गए क्या? एक मिनट, पेट में दर्द हो गया? एक बजे शुरू हो जाता है क्या पेट में दर्द है? चलो लिखो, मैं क्या लिखाया था आपको? सहकारी विपणन दिखाना ने, लिखो सहकारी विपणन के अंदर मैं कुछ संस्थाएं लिखा रहा हूं, उन संस्थाओं के नाम लिख लेना आप जो सहकारी विपणन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले लिखो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन विपणन संघ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं नाफेड, नाफेड, नाफेड। और इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो नेशनल, नेशनल एग्रीकल्चरल, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, और शॉर्ट में NAFED, नाफेड। नाम आपका सुना हुआ भी होगा शायद, ये राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड। लिखो इसके अंदर आप लिखो राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय सहकारी विपणन संघों ने, राज्य स्तरीय सहकारी विपणन, सहकारी विपणन संघों ने मिलकर अक्टूबर 1958 में, अक्टूबर 1958 में नाफेड की स्थापना की, नाफेड की स्थापना की। अगर इसमें देखो प्रश्न आ जाए कि नाफेड की स्थापना किसने की है? राज्य सहकारी विपणन संघों ने मिलकर के की है। राज्य स्तर के जो सहकारी विपणन संघ हैं उन्होंने मिलकर के नाफेड की स्थापना की है। कब की है भाई? अक्टूबर 1958 में। लिखो जिसका मुख्य कार्यालय, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है, जिसका मुख्य कार्यालय कहां पर है? दिल्ली में। फिर लिखो नाफेड के कार्य, नाफेड के कार्य, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा देता हूं आपको कार्य, नाफेड के कार्य। भाई कृषि विपणन से संबंधित, सहकारी विपणन से संबंधित राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था है, तो इसके कार्यों में पहला कार्य लिखो अंतर प्रदेशीय व्यापार,
अंतर प्रदेशीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, अंतर प्रदेशीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। फिर लिखो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना। विदेशी कृषि व्यापार से रिलेटेड है भाई ये, विदेशी कृषि व्यापार को प्रोत्साहित करना। तीसरा लिखो नाफेड सरकार के लिए, नाफेड सरकार के लिए तिलहन, नाफेड सरकार के लिए तिलहन, दलहन, दलहन एवं मोटे अनाज, एवं मोटे अनाज को एमएसपी कीमतों पर, मोटे अनाज को एमएसपी, एमएसपी जानते हो ना आप, न्यूनतम समर्थन कीमत, एमएसपी कीमतों पर क्रय करना। क्रय करना सरकार के लिए क्या क्या चीजें खरीदना, देखो इसमें तिलहन, दलहन और मोटे अनाजों का क्रय करता है एमएसपी के ऊपर। फिर लिखो अगला लिखो कार्य कृषि उत्पादों के, कृषि उत्पादों के परिष्करण, कृषि उत्पादों के परिष्करण का कार्य करना। परिष्करण, परिष्करण जानते हो क्या, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करना मतलब जैसे अचार बना देना, टमाटर से जैसे सॉस बना देना, समझे नहीं, ये उनकी प्रोसेसिंग का काम होता है, परिष्करण का कार्य। तो ये आपका नाफेड कंप्लीट हो गया।